विवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु वाला तार इत्यादि आ जाते हैं तो इस प्रकार किनारे पर जो प्रकाश है वो मुड़ जाता है। यह तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर इस प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की परिघटना को ही विवर्तन कहते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ से प्रकाश आया सूरज में से, अब बीच में क्या है? पृथ्वी और सूरज के यहाँ बादल है। तो जब वो प्रकाश बादल से आके टकराया, या फिर उसमें लिखा है छोटे छोटे छिद्रों से निकलता है, तो ये टकरा रहा है या छिद्रों से निकल रहा है तो क्या कर रहा है? ये चारों तरफ फैल जा रहा है। और जब ये फैल जाता है किसी भी चीज से टकरा कर, तो यही कहलाता है हमारा प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन के प्रकार है, एक होता है फ्रेनल विवर्तन। तो इस वर्ग में प्रकाश स्रोत सीमित दूरी पर होते हैं, मतलब जैसे सूर्य है बहुत ज़्यादा दूरी पर है, मान लो कोई बल्ब है तो बल्ब हमारा पास है, मतलब सीमित दूरी पर है, तो फ्रेनल विवर्तन होगा। एग्जाम्पल में आ जाएगा ऋजु कोण द्वारा प्रकाश का विवर्तन। फिर है फ्रैनहोफर विवर्तन। इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से असीमित दूरी पर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो एक स्लिट द्वारा प्राप्त विवर्तन फ्रैनहोफर विवर्तन कहलाता है। इसमें बिल्कुल पास में रखना है, इसमें थोड़ा दूर रखना है। फिर विवर्तन की शर्तें क्या क्या है? तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए अवरोध के आकार को या स्लिट के द्वारा को तरंगों की तरंग दैर्ध्य की भांति होना चाहिए। स्लिट क्या थी? स्लिट ऐसा कोई भी एक, हम कागज ले लेते हैं मोटा सा, या तो कोई प्लास्टिक की प्लेट ले लेते हैं, उसमें यहाँ पर छोटा सा छेद रहता है जिसमें से प्रकाश निकलता है, तो इसी को हम कहते हैं स्लिट। अब उसके बाद है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में क्या है, होता क्या है? दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब दो तरंगें चल रही हैं ऐसी, ये एक हो गई, हो सकता है वो दूसरी वाली इसी के ऊपर ऐसी चल रही हो, या तो ऐसा होगा कि वो ऐसी चल रही होगी। तो ये अगर हम दोनों का जोड़ देखेंगे तो मतलब अध्यारोपित करेंगे तो यही होता है व्यतिकरण। विवर्तन क्या है? विवर्तन अभी हमने देखा कि फैल जाना। तो एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं का अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये हमारा विवर्तन हो गया। तो पहले वाले में तो हम इनकी दोनों की डेफिनेशन ही देखेंगे क्या होता है। फिर है इसमें समस्त दीप्त फ्रिंजों, मतलब जो चमकदार है, जो चमक रही है लाइनें, वो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। और इसमें क्या होगा? इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होगी, मतलब जो केंद्र में जो होगी फ्रिंज वो ज्यादा चमकेगी। फिर उसके बाद द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता घटती जाएगी, जो बाद में आएंगी उनकी तीव्रताएं घटती जाएंगी। फिर है इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, किसमें? व्यतिकरण में। और विवर्तन में इसमें उच्चिष्टों या निम्निष्टों की संख्या कम होती है। दीप्त मतलब चमकदार, अदीप्त मतलब जो चमकदार नहीं है। फिर फ्रेनल दूरी क्या होती है? तो फ्रेनल दूरी किसी स्लिट से वह दूरी है जहां पर प्रकाश का फैलाव स्लिट के आकार के बराबर होता है। स्लिट क्या होती है? ये हो गई स्लिट। तो स्लिट में से जो प्रकाश निकलेगा, ठीक है, लेकिन उसका फैलाव अभी स्लिट के बराबर ही है, फिर धीमे धीमे करके वो फैलती जाएगी, तो जहां तक स्लिट के बराबर है वो होती है फ्रेनल दूरी। फिर है प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। तो किसी प्रकाशिक यंत्र दृश्य दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को पृथक पृथक करने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। मतलब जब हम दो वस्तुएं हैं उनको अलग अलग देखेंगे, मतलब विभेद करेंगे, तो उसकी क्षमता को विभेदन क्षमता कह देते हैं। फिर है प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। किस घटना को? जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत सदिश प्रकाश संचरण के लंबवत तल में एक ही दिशा में कंपन करते हैं, प्रत्येक दिशा में सम्मित नहीं होते।
तो ये प्रकाश का ध्रुवण हो गया। फिर परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की परिघटना। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की खोज भौतिक वैज्ञानिक मेलस द्वारा की गई थी। इन्होंने पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होता है, पारदर्शी मतलब क्या होगा, जैसे कि कांच से परावर्तित होता है, तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, जिसमें आपतन तल के लंबवत कंपन करने वाले घटक अधिक और आपतन तल के समांतर कंपन करने वाले घटक कम होते हैं। अब ध्रुवण देख लेते हैं, ध्रुवण है क्या आखिर, ये दिखता कैसा है, क्या होता क्या है इसमें। ये है ध्रुवण, इसको इंग्लिश में पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो जैसे ये है हमारा बल्ब, ठीक है, बल्ब में से आया प्रकाश, तो प्रकाश कैसा चलता है, ऐसा और साथ में ऐसा, ठीक है, ऐसी चलती है, यही विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो अब होता क्या है कि ये है हमारे पास एक प्लेट, तो ये प्लेट क्या करती है कि जो ये तिरछा वाला प्रकाश आ रहा है, ये नीले कलर का, इसको अपन को रोकना है, तो हम एक प्लेट लगाएंगे तो ये वाला प्रकाश रुक जाएगा, लेकिन ये जो पिंक वाला प्रकाश है, ये वाला जो सीधी सीधे आ रहा है, ये आता जाएगा, इसको आगे बढ़ने देगा, इस वाले को रोक देगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रकाश को, हमने प्रकाश को ध्रुवित कर दिया, तो यही कहलाता है ध्रुवण। मतलब हमें जितना प्रकाश चाहिए था, जैसे चाहिए था, हमने वैसा उसको ले लिया और बाकी हमने अलग कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा ध्रुवण। फिर उसके बाद है बूस्टर का नियम। इस नियम में होता क्या है कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्श जया मतलब 10 के बराबर होता है। तो म्यू बराबर 10IP, ये ब्रूस्टर का नियम है। अब यहाँ पर हमने एक तल मान लिया है NM नाम का, यहाँ वायु है, यहाँ कोई माध्यम मतलब मान लो कांच है, कोई भी है, तो होगा क्या, ये हमारा प्रकाश आया यहाँ से। अब ये कांच में से इस तरह से निकल रहा है कि अगर ये परावर्तित होता तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो होगा ब्रूस्टर कोण, IB को हम बोल रहे हैं। और ये हमारी आपतित किरण है जो कि आर पर निकल जाएगी, ये अपवर्तित किरण है, और ये आपतित किरण है जो कि यहाँ से आ रही है। ये बना है, ये वाला एंगल बनेगा ये कहलाएगा ब्रूस्टर कोण। अब ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, तो माना कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले, अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे कि पानी है, तो पानी का अपवर्तनांक अलग होगा, कांच है तो कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, कांच का 1.5 होता है। तो हर चीज की एक वैल्यू होती है कि मतलब उस माध्यम में प्रकाश जो है वो टकराकर किस तरह वेव करेगा, वो उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अपवर्तनांक से हम ये बता सकते हैं कि उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी परावर्तन मतलब कितनी उसमें परिवर्तन आएगा तो वाले कोई माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है। अब स्नेल का नियम हमें पता है, जो अपवर्तन के नियम पढ़े हैं उसमें दूसरा नियम है स्नेल का नियम, तो वो होता है म्यू बराबर sin I बटे sin R, R है अपवर्तन कोण। अब ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि म्यू बराबर है 10IP, तो ये समीकरण एक ले लो, ये भी म्यू बराबर है, ये भी म्यू बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, तो sin I बटे sin R बराबर 10IP। अब ये है sin I बटे sin R, और 10 को कैसे लिखेंगे, sin IP बटे sin R, नहीं साइन, यहाँ आएगा cos cos IP। अब ये sin I और ये वाला sin I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, sin R बटे cos IP।
ये बच गया। अब यहाँ से ये आ गया साइन आई बराबर कॉस आई पी। अब ये जो आई पी है ये है क्या आई पी, तो यहाँ से आई पी है 90 माइनस आई पी। एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर हम साइन थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आई पी है, तो यहाँ हो गई साइन 90 माइनस आई पी, इतना हो गया। अब यहाँ आर है, यहाँ 90 माइनस आई पी, दोनों साइन साइन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीधा कि आई आर बराबर 90 माइनस आई पी। अब यहाँ से 90 वाली आई पी को इस साइड ले आओ, तो ये हो गया आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। अब उसके बाद ये हमने ले लिया समीकरण 3। अब त्रिभुज सी बी डी में, अब त्रिभुज सी बी डी कहाँ है, ये देखो सी, ये है बीच में बी और ये है डी। तो ये सी बी डी में और बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल बन गया है। सी बी डी हमने त्रिभुज ले लिया है। अब एक ये होता है कि त्रिभुज की जो तीनों एंगल रहते हैं उनका योग कितना रहता है 180 डिग्री। तो हमने लिख लिया एक एंगल तो आई पी बन गया है, एक आर बन रहा है और एक बन रहा है एंगल सी बी डी, और तीनों की वैल्यू जोड़ के है 180 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल निकालना है, तो निकालेंगे एंगल सी बी डी बराबर 180 यही रहने देंगे, आई पी और आर को साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में लिख लिया आई पी प्लस आर। अब त्रिभुज सी बी डी बराबर ये 180 तो है ही, आई पी प्लस आर की वैल्यू अब भी निकाली है, समीकरण 3 में है 90, तो 90 रख दिया। अब 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा 90, मतलब त्रिभुज सी बी डी की वैल्यू जो है 90 आ गई। यही हमें शुरुआत में प्रूव करना था। यहाँ पर ये है सी बी डी, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ 90 बोली गई थी, तो हमें निकालनी थी कि अब वो सच में 90 है, कैसे आती है, तो वो यहाँ से आएगी। फिर है पोलराइड क्या है, तो पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश का तीव्र पुंज उत्पन्न करने की सरल और सस्ती युक्ति है। पोलराइड क्या होता है, जो हम चश्मे लगाते हैं धूप वाले चश्मे, उसमें होता क्या है, बाहर प्रकाश अलग रहता है, जब हम चश्मा लगाते हैं तो जैसे बाहर धूप है लेकिन हमें दिखेगा थोड़ा ब्लैक ब्लू कलर का दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे बादल हो ऐसा टाइप का, लेकिन बाहर तो धूप रहती है, तो उसमें हो क्या रहा है, तो वो जो कांच है वो होता है पोलराइड, ठीक, उसी को कहते हैं पोलराइड। तो वो क्या करता है, पोलराइजेशन करता है, मतलब प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक पतली प्रिज्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। तो ये हमने दो ऐसे ऐसे पहले रख लिए कांच, और ये जो प्रिज्म होता है ये नाइट्रोसेल्यूलोज और इन सब से मिलके बना होता है, और ये क्या करता है, क्रिस्टल को फैलाकर, मतलब इस प्रकार फैलाए रखता है कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर हो जाएं। जैसे कि यहाँ ये डायग्राम में फैलाए हुए, देखो प्रकाश को वैसे जाने दे रहा है कि सबके समांतर समांतर जा रहा है वो प्रकाश। अब कार्य कैसे करता है, तो ये तो बन गया कि ऐसा बनता है और सब कुछ कार्य है। तो जब साधारण प्रकाश पोलराइड पर आपतित होता है, जो प्रकाश है वो आपतित हो गया, तो उसके वे ही विद्युत सदिश जिनमें कंपन पोलराइड के समांतर होते हैं, इस प्रकार के पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। मतलब जो समांतर आ रहा है प्रकाश, जो सीधा सीधा समांतर आ रहा है, यहाँ पर एक प्लेट रखी है, उसी को वो आगे जाने देगा। अगर मान लो कोई ऐसा प्रकाश आ रहा होगा जैसा अभी हमने देखा था, वो तो उसको रोक देगा। जो अभी यहाँ पर एक चित्र देखा था ये वाला, ये वो ही है, क्या कर रहा है, पूरा प्रकाश आ रहा है लेकिन जो हमें चाहिए है वो इस प्लेट से हमें मिल जाएगा और बाकी वहीं पर रुक जाएगा। तो इसकी कार्यविधि है। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, तो प्रकाश की चकाचौंध दूर करने के लिए, जो ज़्यादा तेज प्रकाश आता है उसको कम कर देता है चश्मा, और सनग्लासेस में वही धूप से बचने के लिए हम लगाते हैं। और कहाँ यूज होता है, तो मोटर कार के विंडशील्ड तथा हेडलाइट के कवर ग्लास पर पोलराइड लगा रहता है, जिससे मतलब जो प्रकाश आ रहा है जिस कलर का भी हमें चाहिए वो निकल आएगा वहां से। तो पोलराइड के कारण प्रकाश अपने अक्ष से 45 डिग्री कोण झुक जाता है, और समतल ध्रुवित प्रकाश करने में
बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में। अगर हम सिंपल ऐसी आंखों से देखेंगे तो हमें बादल नहीं दिखेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। तो ये क्या करता है कि अगर हम ये चश्मे लगा के देखेंगे तो हमें बादल भी दिखेगा, जो रोशनी हो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो वहां से थोड़ी छन के आ रही है एक टाइप से, जितनी हमें चाहिए उतनी ही आएगी। फिर कुछ क्वेश्चन है, प्रिज्म में दिखाई देने वाले रंग और साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले रंगों में क्या अंतर होता है? तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है, अतः निर्गत प्रकाश रंगीन दिखाई देता है, मतलब अलग अलग बिखर जाता है। साबुन के बुलबुले में ऊपरी और निचली सतहों से परावर्तित प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो इसमें मतलब परावर्तन व्यतिकरण ये हुआ है, और इसमें प्रिज्म वाला होता है जो 7 रंगों में बट जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण क्यों नहीं होता? तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की ही दिशा में होते हैं, अतः अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ 2 टाइप की तरंग होती है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग ये होती है जो 90 डिग्री एंगल बना के चल रही है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं जो कि ऐसी चल रही हैं, फिर उसके बाद बहुत ही इधर पास पास आ जाती हैं, फिर यहाँ जा रही हैं। तो वो देखा जाए तो माध्यम में जो संचरित हो रही हैं तो माध्यम की दिशा में ही हो रही है, एक ही दिशा में है। लेकिन अब अगर हम इसको रोकेंगे तो पूरी रुक जाएंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है अनुप्रस्थ में, वो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम जो चाहे उनको रोक सकते हैं और जो चाहे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये तो पूरा एक ही में बनी है, तो अगर किसी को भी रोकेंगे तो पूरी रुक जाएंगी, इसलिए उसमें ध्रुवण नहीं हो सकता। फिर है अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में आप विभेद किस प्रकार करेंगे? तो विचाराधीन प्रकाश को एक पोलराइड से देखते हैं तथा पोलराइड की को प्रकाश संचरण की दिशा के परितः घुमाते हैं। प्रकाश जहां संचरित हो रहा है उधर पर हमने घुमा दिया। यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश अध्रुवित होता है। मतलब अगर तीव्रता मतलब जैसे कि कोई लाइट है, ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा तेज जल रही है, कोई कम चल रही है, तो उसमें दोनों में अंतर क्या है? उनकी दोनों की तीव्रताएं अलग अलग है। तो अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकाश अध्रुवित है, मतलब हमने उसको कोई ध्रुवित नहीं करा, जितना था वो उतना ही आ रहा है। लेकिन अगर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो गया, मतलब थोड़े उसकी चमक जो है थोड़ी कम हो गई, तो मतलब वो ध्रुवित हो गया। फिर ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, क्यों? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ध्रुवण होता है, जबकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। फिर है प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो जाती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं होती। तो ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ अभी हमने देखा, अनुप्रस्थ मतलब इधर जा रही हैं, फिर ये थोड़ी कम हो गई, फिर ये फिर से ऐसी जा रही हैं, ऐसी ये ध्वनि तरंगे हैं, तो ये ध्रुवित नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ये वाली जैसी जा रही है ऐसी भी जा रही है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, उनका ध्रुवण हो जाता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसलिए वो ध्रुवित नहीं होती हैं। फिर कभी कभी रेडियो पर दूर के स्टेशन सुने जाते हैं जबकि पास वाले रेडियो स्टेशन नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हम दूर के स्टेशन को तो सुन लेते हैं लेकिन पास वाले नहीं? तो जब पास वाले रेडियो स्टेशन को सीधे आने वाले तरंगे और आयन मंडल से परावर्तित तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण हो जाता है, अतः उन स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम नहीं सुनाई देता। विनाशी व्यतिकरण मतलब इधर से ऐसा सिग्नल आ रहा है, वहीं पास से ऐसा दूसरा सिग्नल आ गया, तो दोनों का व्यतिकरण हो गया, और व्यतिकरण हुआ तो हमारे पास रिजल्ट में हमें कुछ नहीं मिला, तो इसलिए स्टेशन सुनाई नहीं देते। फिर है जब दूर से आते हुए प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रखा जाता है तो अवरोध की छाया के केंद्र में चमकीला धब्बा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो जब दूर से आते हुए प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रखा जाता है तो उसके किनारे पर प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, और विवर्तन तरंगे छाया के केंद्र में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, अतः केंद्र चमकीला दिखाई देता है। मतलब हमने यहाँ पर एक कोई गोला रख दिया है, यहाँ से हमारा प्रकाश आ रहा था, तो वो ऐसा ना के ऐसा ऐसा मुड़ जाता है, तो वो ये बता रहा है कि इसलिए वो हमें धब्बा दिखाई देता है।
फिर है ऊंचे अवरोध के दोनों ओर खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते किंतु एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। ऐसा क्यों है? तरंगों के विवर्तन के लिए एक शर्त है कि अवरोध के आकार की तरंग के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब जितना अवरोध है, अगर तरंग दैर्घ्य भी उसी कोटि की है तो उसमें विवर्तन होगा। तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य अवरोध के आकार की कोटि का होता है। अतः ध्वनि तरंगें विवर्तित होकर अर्थात मुड़कर खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाती है। मतलब विवर्तित मतलब वहां से टकरा के आगे चली जाती है और वे एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है जबकि अवरोध का आकार बहुत अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य छोटी सी है और अवरोध मान लो कोई पत्थर रखा हो बहुत बड़ा है, अतः प्रकाश तरंगें विवर्तित नहीं हो पाती, तो प्रकाश वहां से मुड़ नहीं पाता है और फलस्वरूप वे एक दूसरे को देख नहीं पाते लेकिन उनकी आवाज जरूर सुनाई देती है। जैसे कि मान लो एक रूम में हम बैठे, दूसरे रूम में कोई और बैठा है, अब हम कुछ बात बोल रहे हैं तो बात तो चली गई लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, आवाज तो जा रही है लेकिन वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा। तो क्यों? तो ये उसका कारण है।